और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रशिया ने इस बॉर्डर पर अपने हजारों फौजी भेजकर चिंग डायनेस्टी से ये डिमांड किया कि वो ये सारी जमीन रशिया को दे दे, वरना उसे एक और वॉर का सामना करना पड़ सकता है। इस एरिया को तब आउटर मंचूरिया कहा जाता था। चिंग डायनेस्टी को पता था कि वो एक और वॉर लड़ने की पोजीशन में नहीं, और इसीलिए उसने 1860 में एक ट्रीटी साइन करते हुए ये सारा एरिया रशिया को सरेंडर कर दिया। आउटर मंचूरिया का ये एरिया आगे चलकर रशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ। यही वो एरिया है जहां पर पैसिफिक ओशन की सबसे बड़ी रशियन पोर्ट है, और यहीं पर रशियन पैसिफिक फ्लीट की सबमरीन्स होती हैं, जिसके थ्रू रशिया पूरे पैसिफिक ओशन और खास तौर पर अमेरिका पर नजर रखता है। खैर, इस ट्रीटी के बाद चाइना की सी ऑफ जापान तक सारी एक्सेस खत्म हो गई। टाइम गुजरता गया और फाइनली 1949 में माओ जेडोंग के कम्युनिस्ट्स सिविल वॉर जीत गए और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आ गया। 1850 से 1949 के ये 100 साल चाइनीज लीडरशिप कभी भी नहीं भूल सकती थी, क्योंकि इस सारे अरसे में फॉरेन पावर्स ने चाइना के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। चाइनीज इन 100 सालों को अ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं, और इसी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का एक कसूरवार चाइना का आजकल का करीबी दोस्त रशिया भी था, क्योंकि उसने चाइना की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जमीन हथिया ली थी। चाइनीज लीडर्स आउटर मंचूरिया के वाकये को बिल्कुल नहीं भूले थे, इसीलिए 1960 के बाद चाइना और रशिया के रिलेशंस उस वक्त खराब होना शुरू हो गए जब माओ जेडोंग ने एक डिप्लोमेटिक मीटिंग में जापानीज ऑफिशियल्स के सामने ये कमेंट्स दिए कि रशिया ने इल्लीगली चाइना की जमीन हथियाई हुई है, और 100 साल गुजरने के बावजूद ये इशू सॉल्व नहीं किया गया। ये कमेंट्स पब्लिक हो गए और रशिया में इस पे बहुत हंगामा हुआ, और मामला इतना बढ़ा कि 1969 में चाइनीज और रशियन आर्मीज आउटर मंचूरिया के बॉर्डर पर इस आइलैंड के मामले पर बिल्कुल आमने सामने आ गईं। कितने हफ्तों तक चाइनीज और सोवियत आर्मीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहीं और दर्जनों फौजी दोनों तरफ से मारे गए। दुनिया के दो सबसे बड़े कम्युनिस्ट कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे और बात न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही थी, क्योंकि सोवियत्स को डर था कि जैसे कमेंट्स माओ जेडोंग ने दिए हैं तो कोई पता नहीं शायद चाइनीज आर्मी आउटर मंचूरिया पर भी अटैक करके उसे वापस लेने की कोशिश करे, क्योंकि रशिया के सिर्फ 3.5 लाख फौजी इस बॉर्डर पर थे, जबकि दूसरी तरफ 10 लाख चाइनीज फौजी थे और उनको सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब से ही रोका जा सकता था। खैर, लकीली बात इस तरफ नहीं गई और मामला ठंडा हो गया, और फिर 1991 में आउटर मंचूरिया ऑफिशियली रशिया के अंडर चला गया। लेकिन ऑफिशियल बॉर्डर बनने का मतलब ये नहीं कि चाइना कभी दोबारा इस हिस्से को लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि रशिया खुद भी ऐसी ट्रीटीज को तोड़ चुका है, जैसे कि 1994 और 1997 की ट्रीटी के बावजूद उसने यूक्रेन पर अटैक किया और सिर्फ हिस्टोरिकल क्लेम्स पर उसके बहुत से एरियाज को वापस रशिया में शामिल किया। तो फ्यूचर में चाइना भी हिस्टोरिकल क्लेम की बेसिस पर आउटर मंचूरिया को वापस लेने की कोशिश कर सकता है। इसी तरह इस सेंचुरी में चाइना के लिए एक और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, और वो है वाटर शॉर्टेज, यानी पानी की कमी। पूरी दुनिया की 20% पॉपुलेशन चाइना में रहती है, मगर चाइना के पास पूरी दुनिया का सिर्फ 7% फ्रेश वाटर है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये वाटर शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ती जाएगी। 2022 में चाइना से पिक्चर्स आई जो बहुत वायरल हुई। इनमें देखा जा सकता है कि कैसे चाइना का सबसे बड़ा दरिया ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, बिकॉज पिछले कुछ सालों से चाइना में रिकॉर्ड लो बारिशें हुई हैं। चाइना के लिए मसला ये है कि पानी हासिल करने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। इस रीजन में पानी या तो इंडियन कंट्रोल्ड हिमालयन रीजन्स में है या फिर भूटान और नेपाल में, और इन तीनों मुल्कों के साथ चाइना के बहुत खराब रिलेशंस हैं। अब यहीं पर चाइना पर किस्मत मेहरबान हुई है। रशियन कंट्रोल्ड साइबेरिया की इस माउंटेन रेंज में एक लेक है जिसे लेक बाइकाल कहते हैं। ये दुनिया की सबसे गहरी और पुरानी लेक है, जिसे कभी गलती से समुंदर समझा जाता था। इस लेक में इतना ज्यादा फ्रेश वाटर है कि अगले 50 साल के लिए पूरी इंसानी आबादी के लिए काफी है। चाइना की बहुत अरसे से इस पर नजर है। 2010 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इस लेक के आसपास जमीन खरीदना शुरू कर दी, और फिर 2017 में अनाउंस किया कि वो यहाँ पर पाइपलाइन बनाएगी जिसके थ्रू इस लेक से पानी चाइना सप्लाई किया जाएगा। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद लोकल रशियंस की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आया और उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किए, जिसके बाद रशियन गवर्नमेंट हरकत में आई और उसने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे चाइना में पानी की सिचुएशन खराब होती जा रही है और रशिया की डिपेंडेंसी
चाइना पर बढ़ती जा रही है, वो वक्त दूर नहीं जब रशियन गवर्नमेंट चाइना को दोबारा ये पाइपलाइन बनाने की परमिशन दे दे। रशिया को फिलहाल चाइना की हर बात मानना पड़ रही है क्योंकि बाकी सारी दुनिया ने उस पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं और उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह जकड़ी हुई है। ऐसे में चाइना का उससे ऑयल और गैस खरीदना और उसे ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल सपोर्ट देना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। दूसरी तरफ चाइना को कम प्राइस पर एक सेफ रूट के थ्रू गैस और ऑयल मिल रही है और हो सकता है कि फ्यूचर में उसे फ्रेश वाटर भी मिलना शुरू हो जाए। इसीलिए ये दोनों कंट्रीज फिलहाल एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन फ्यूचर में लेट्स से रशिया में कोई और प्रेसिडेंट आता है और वो ये वाटर प्रोजेक्ट दोबारा बंद कर देता है या फिर गैस और ऑयल की प्राइस बढ़ा देता है, तो दूसरी तरफ चाइनीज गवर्नमेंट भी दोबारा आउटर मंचूरिया के बारे में सोचना शुरू कर देगी और हो सकता है कि इस बार वो बड़ा सख्त रिएक्ट करे क्योंकि अब चाइना एक मिलिट्री जायंट है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये कंट्रीज की दोस्ती और रिलेशंस सिर्फ अपने फायदे के लिए होते हैं। जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में जितने रिलेशनशिप शिफ्ट्स आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सब नीड बेसिस पर हो रहे हैं और यहीं पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि अब नीड है इस बात की कि इंडिया और पाकिस्तान भी एक दूसरे के इंटरेस्ट को देखते हुए टेबल पर आएं और इश्यूज को नॉन मिलिट्री तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करें। दोनों कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल हैं और जितना हैवी बजट दोनों कंट्रीज अपने फौजियों पर लगा रहे हैं, अगर उसके 50% ही कम करके हेल्थ और एजुकेशन पर लगाया जाए तो दोनों कंट्रीज की तकदीर बदल जाएगी।